है, मैं तो 100% कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल फालतू मीडिया, पेड मीडिया, मैं तो खुल के कहता हूँ सर, इस बात को मुझे कोई डर नहीं है इस बात में कहने में, कल को कोई मेरे पे मानहानि का केस दर्ज कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुल के कहता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। 2016 में आपको याद होगा पेटीएम लॉन्च हुआ था, नोटबंदी के फौरन बाद मोदी जी के साथ बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन थे, पेटीएम यूज करो, डिजिटल अपनाओ, कैशलेस इकोनॉमी बनाओ। आज उस तभी राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी करी थी कि ये आगे चल के फ्लॉप साबित होगा। आज देख लीजिए पेटीएम खत्म हो गया, दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार बीजेपी के विरोध में रैलियां हो रही हैं, लगातार बीजेपी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज लद्दाख में देखो कितनी बड़ी रैली हुई है, लद्दाख वासियों से वादा करा गया था कि हम आपको सेपरेट राज्य देंगे, मैनिफेस्टो में वादा करा गया था। आज कितना टाइम हो गया उस चीज़ को, पूरे वहाँ पे रैली लिखाने लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, लेकिन मीडिया कोई भी कवरेज करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे छन छन की तस्वीरें आ रही हैं, किसी तरह से मामूली सा वो आ रहा है, सुबह के अखबार में एक थोड़ा सा मामूली सा था कि हाँ जी देखो लद्दाख में एक रैली निकल रही है, और लोगों ने वो भी 11वें पेज पे, वो भी 11वें पेज पे, अखबार पढ़ते पढ़ते लोग 11वें पेज तक आते आते तो सुस्त हो जाते हैं। हाँ, आप अगर नीचे देखें तो उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में हर जगह कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो लेकिन ये कहना बेमानी है कि कांग्रेस को कोई ऐसा वोट नहीं मिल रहा है, लोग उसे पसंद नहीं करते। सर जी बोलिए, आप बोलिए। गठबंधन के ऊपर एक सवाल, इससे पहले भी मैम ने पूछा था कि गठबंधन 2024 के इलेक्शन तक रह पाएगी, उधर ममता बनर्जी गई, इधर नीतीश कुमार गए, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए नीतीश कुमार जी का सबको पता था कि ये जाएंगे ही जाएंगे हर हालत में, बस ये कि हम अपनी तरफ से इसका डिक्लेरेशन कोई नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस के लीडर्स कर रहे थे, और ये बात कंफर्म थी कि नीतीश कुमार जी पाला बदलेंगे ही बदलेंगे। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ उन्होंने अपना पाला बदल लिया, बढ़िया हुआ। 45 सीट बची हुई थी उनके पास, वो बची हुई 45 भी नहीं रहने की। और दूसरी बात, कायरों की पहचान हो गई, सबसे बड़ी बात है कायरों की पहचान हो गई। तो ये असर नहीं डालेगा क्या गठबंधन? बिल्कुल नहीं जी, आप देखो 115 सीट थी उनकी, नीतीश जी की, 115 से आगे 75 पे सिमटे, 75 से आगे 45 पे सिमट गए, और अब वहाँ की जनता भी इनसे उकता चुकी है। क्या है, रोज का मजाक बना रखा है, अंदर जाना अंदर आना, अंदर जाना अंदर आना, इनके साथ ही मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उधर से बीजेपी के अमित शाह जी का बयान आता है कि कुछ भी हो जाए हमारे दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, और उसके बाद दोनों फिर गलवैयां डाल के घूमते हैं। तो वोटर तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है ना। मेरी एक विचारधारा है, मैं अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है वो घुटने टेकने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन अगर वो एक बार चलो किसी मजबूरी में घुटने टेक देती है, कुछ होता है, मान लेते हैं हम इस बात को, घुटने टेकती नहीं है, इस चीज़ को एडिट बंद करना सर घुटने टेकने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन इन फैक्ट का भी मान लिया जाता है कि किसी वजह से हम कोई गठबंधन हो गया या कोई समझौता हो गया, लेकिन दूसरी बार तो ऐसा कभी नहीं होता ना। लेकिन उनका क्या है, आज 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो अच्छा हुआ वो निकल गए। वो अपने आप को जिस लेवल का लीडर समझ रहे थे, दुनिया ने जान लिया कि वो किस लेवल के लीडर हैं, वो बहुत बड़े पलटूराम साबित हुए हैं, उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, और जनता ने इस बात को अच्छी तरह पहचान लिया, देख लिया, समझ लिया। 2024 में आपको लग रहा है सरकार बदल सकती है? बिल्कुल बदलेगी सर, बिल्कुल बदलेगी। ये 2 मुद्दे हमारे सॉल्व होने की देर है। ईवीएम का मुद्दा हमने बहुत जोर शोर से उठा रखा है, ईवीएम का मुद्दा सॉल्व होता है, और उसके बाद जैसे ही आज उन्होंने सीजेआई ने संज्ञान लिया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, आपने देखा होगा, खबरें पड़ी होंगी कि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। तो अगर कोर्ट ने थोड़ा सा इस पर सख्ती और दिखा दी और ईवीएम बैन कर दी, और एक देश पे, पूरे देश में एक चरण में चुनाव हो गया, तो उसके बाद ये बीजेपी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। सबसे पहली इसमें शर्त ये है कि चुनाव एक चरण में होना चाहिए, बस। सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष ने आज तक 9 साल से, 9.5 साल से राहुल गांधी जी की किसी भी बात को वेटेज दिया। जब 2016 में आपको याद होगा पेटीएम लॉन्च हुआ था, नोटबंदी के फौरन बाद मोदी जी के साथ बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन थे, पेटीएम यूज करो, डिजिटल अपनाओ, कैशलेस इकोनॉमी बनाओ। आज तभी राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी करी थी कि ये आगे चल के फ्लॉप साबित होगा। आज देख लीजिए पेटीएम खत्म हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक पे रोक लग गई है, उसके शेयर डाउन हुए पड़े हैं, लोगों के खाते चल नहीं रहे, पेटीएम में ट्रांजेक्शन नहीं पा रहे हैं, जिनके वॉलेट में पड़ा है पेटीएम वॉलेट में वो चल रहा है, लेकिन बैंकिंग से जुड़ा हुआ सारा पेटीएम बंद हुआ पड़ा है। और यही हालत होनी थी जो उन्होंने आज से 9 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले बोल दिया था 2016 में। आप देख लीजिए साबित हुआ। कोविड के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी क्या थी, उनका आकलन था, दूरदर्शिता थी उनकी कि ये कोविड बहुत हमारे को नुकसानदेह करेगा, आप विदेश से आने वाली फ्लाइटें बैन करो। लेकिन वो वहाँ पे उस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ने फोड़ने में बिजी थे, उन्होंने फ्लाइटें बैन नहीं करी, और सबने देखा कि कोविड में क्या हाल हुआ देश का। पहली, उसके बाद दूसरी वाल में भी उन्होंने फिर आगाह करा कि आप जल्दी से जल्दी इन लोगों के लिए व्यवस्था करें, अदर नहीं तो हमारे ये बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले लेगा। दूसरी बार में 44 लाख से ऊपर मौतें हुई हैं, जिसको सरकार ने घटा के सिर्फ 10% दिखाया था कि 4 लाख मौत हुई हैं। सर आपको लग रहा है बीजेपी वाले जो ईडी के जरिए कहीं ना कहीं लोग परेशान कर रहे हैं और ईडी का गलत फायदा उठा रहे हैं? ईडी की फुल फॉर्म में बताना चाहता हूँ, इलेक्टोरल दोस्त।
इलेक्शन दोस्त, सीधी सी बात है। आज बीजेपी की हालत हो चुकी है कि वो बीजेपी का पक्का दोस्त बन चुका है, राइट हैंड बन चुका है। जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ देखते हैं कि कोई सा विपक्ष का नेता जरा सा मुंह खोल रहा है, फ़ौरन ईडी भेज दी जाती है, फ़ौरन ही, देर नहीं लगाई जाती। झारखंड में आपने फ़ौरन देखा, सुरेंद्र जी। और यहाँ पे आपने अभी देखा दिल्ली में 5वां समन इनको केजरीवाल को दिया है। केजरीवाल के साथ साथ उनको आतिशी जी को भी भेज दिया। अब उसके साथ साथ उनको सौरभ भारद्वाज जी को लपेटने की तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में आप देखें तो अब ममता बनर्जी हैं, उनके अभिषेक बनर्जी हैं भतीजे, उनको ईडी का समन जा चुका है। उनके एमएलएज हैं, उनको समन जा चुका है। उनके जो काउंसलर थे, निगम पार्षद, उन तक को लपेटे में लेने की कोशिश हो रही है। ईडी की तो हालत इतनी बेहाल हो चुकी है कि अब तमिलनाडु की आपको शायद घटना याद होगी कि 2 किसान थे, उनका किसी बैंक वाले से झगड़ा हो गया था, उसकी जान पहचान ईडी में थी। उसने कंप्लेंट कर दी, ईडी वाले उन दोनों किसानों को उठा के ले गए। उनके पाँव में चप्पल तक नहीं थी, आधी धोती उन्होंने पहनी थी, आधा उन्होंने कुर्ता पहना, तो उनका ईडी से क्या लेना देना था। ईडी वालों ने उनके ऊपर बैठा के मुकदमा बना दिया। वो तो कोर्ट ने, शुक्र था कि कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, उनको दोनों को रिहा करा और मामले को सुलटाया। तो ईडी तो ऐसा डंडा आज की डेट में हो चुका है कि विपक्ष ने मुंह खोला और इधर से ईडी दौड़ाई, विपक्ष ने मुंह खोला और इधर से ईडी दौड़ाई, इसी तरह हर तरह से। जी बजट सुना आपने? बजट? हाँ, बजट देखा मैंने। उसमें जो एजुकेशन का जो बजट था वो मतलब इंक्रीज होने के बजाय कम डिक्रीज कर दिया। तो यही तो चाहती है, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा, सवाल पूछेगा। जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो सवाल पूछते हैं। अगर अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो कहेगा कि हाँ हमारे लिए तो यही पार्टी बढ़िया है, और वो चाहते ही यही है। प्रधानमंत्री जी का विज़न होना चाहिए देश को चांद पे ले जाने का। इसरो ने ये काम कर दिखाया, लेकिन उनका विज़न क्या होता है कि चाहे मैं बेचता हूँ तो तुम पकौड़ा बेचो। सीधी सी बात है, उनका विज़न ये है प्रधानमंत्री जी का कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। वो पकौड़े से आगे कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैंने चाय बेची, वो कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया। बाकायदा उनके बयान है, इस बारे में कोई दो राय नहीं, सबने सुने हैं कि मैंने 35 साल या 40 साल भिक्षा मांग के खाया। तो आज उसी भिक्षा के हिसाब से वो अपना दिमाग लगा के 81.5 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का राशन दे रहे हैं कि मैंने भीख मांगी है तो तुम भी 5-5 किलो की भीख पे अब जिंदा रहो, मेरे से विकास की उम्मीद मत रखना। और अभी पिछले साल भी उन्होंने बढ़ा के इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया पिक्चर कि अगले 5 साल तक आपके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होने वाला। आप लोग 5 किलो के राशन पे जियोगे, आप लोगों की हैसियत सिर्फ 5 किलो राशन की है, और 5 किलो राशन खाए जाओ और मुझे वोट दिए जाओ। पढ़ने लिखने की बात आप मुझसे मत करना, मैं ना IIT खोलूंगा, ना मैं IIM खोलूंगा, ना मैं नए विश्वविद्यालय खोलूंगा, ना मैं नई यूनिवर्सिटी खोलूंगा, ना मैं नए कॉलेज खोलूंगा, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो सवाल करेगा। सवाल उनको मंजूर नहीं है। अगर उन्हें सवाल मंजूर होते तो पिछले 9.5 साल में एक तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती उन्होंने। सर लास्ट सवाल। हाँ जी, पूछिए। सर मैं निश्चित मीडिया हमेशा मोदी या बीजेपी का मतलब उसके गीत गाती रहती है, उसकी अच्छाई को बयान करते रहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं नहीं कि आपको लग रहा है ना उनका हाथ इन सब चीज़ों को खराब करने? कहीं ना कहीं क्या पूरा लग रहा है। मैं तो 100% कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल फालतू मीडिया, पेड मीडिया, मैं तो खुल के कहता हूँ सर, इस बात को मुझे कोई डर नहीं है इस बात में कहने में। कल को कोई मेरे पे मानहानि का केस दर्ज कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुल के कहता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, सीधी सी बात है। और इस बात को मैं नहीं देख रहा, दुनिया देख रही है, हर आदमी देख रहा है कि उसके अगर आप किसी भी डिबेट भी उठा के देख लोगे किसी भी चैनल की, तो डिबेट में जो बीजेपी का प्रवक्ता होता है उससे ज़्यादा तो एंकर बोल रहा होता है। अगर कोई दूसरी पार्टी का उसे काउंटर करने आ जाता है तो वो फौरन उनकी आवाज़ दबा देते हैं, उनके माइक दबा देते हैं, जैसा कि सदन में भी होता है। तो सदन से सीख के वो नीचे आ रहे हैं लेवल में। आज हकीकत है कि अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, तो बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं कर सकती है। 150 सीट जिसे कहते हैं लोकसभा की। दोनों चीज़ों का निष्पक्ष होना जरूरी है, केंद्रीय चुनाव आयोग का और दूसरे मीडिया का। बस, बहुत शुक्रिया।